एम्फीसेमा के बारे में कि एम्फीसेमा डिजीज क्या है और इसके कॉजेज क्या क्या है, इटियोलॉजी क्या क्या है, पैथोजेनेसिस क्या क्या है, और इसके में हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं और मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं, ये सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम इंट्रोडक्शन में बताते हैं कि एम्फीसेमा क्या है। तो एम्फीसेमा एक रिस्पिरेटरी डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारे लंग्स एल्वियोलाई है वो डैमेज कर जाता है, जिसके कारण हम लोग को प्रॉपरली अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे लंग्स को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम लोग को ब्रीथिंग डिसऑर्डर हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्फीसेमा बोलते हैं। तो फ्रेंड, इसके बारे में हम डिफिनेशन के साथ हम बताने वाले हैं, तो प्लीज इसको लास्ट तक देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा इसे समझ में आएगा। तो एम्फीसेमा के बारे में बात करने वाले हैं कि एम्फीसेमा क्या है। तो बोला है क्या कि इट इज अ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप ड्यू टू डैमेज ऑफ लंग्स एल्वियोलाई। जब ये क्या है, यार एक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो किसके कारण हो रहा है, जो हमारे लंग्स एल्वियोलाई है वो डैमेज कर जा रहा है, जिसके कारण हम लोग को सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में दिक्कतें होती है। उसी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन हमारे लंग्स को नहीं मिल पाता है, इसी के कारण क्या होता है, एम्फीसेमा होता है। बोला गया क्या कि इट इज अ फाइटल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, या बहुत ही खतरनाक बोल सकते हो, बहुत ही गंभीर बीमारी है, किसके लिए, हमारे ह्यूमन बीइंग्स के लिए। बोला गया क्या इटियोलॉजी और कॉजेज, इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। तो स्मोकिंग, सबसे पहला स्मोकिंग, एयर पोल्यूटेंट्स, जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हो सकते हैं, जैसे कोई भी फैक्ट्री में या फिर इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, या फिर जहाँ पे कलर वगैरह होता है उस प्लेस पे ज्यादा करके ये पेशेंट मिलते हैं एम्फीसेमा के। फिर बोला गया रिकरेंट एलर्जी, किसी चीज से उसको बार बार एलर्जी है किसी चीज से, जिसके कारण हो सकता है क्रोनिक पल्मोनरी इंफेक्शन, जब इंफेक्शन या फिर बैक्टीरियल हो, वायरस हो, किसी भी इंफेक्शन, पल्मोनरी इंफेक्शन के कारण भी एम्फीसेमा हो सकती है। फिर बात किया गया रिकरेंट निमोनिया एंड टीबी, अगर उसे बार बार, जैसे कि अगर टीबी से ग्रसित हो या फिर उसे निमोनिया हो रहे हैं बार बार, तो जिसके कारण या एम्फीसेमा होने की कंडीशन हो सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात के बारे में कि इसके पैथोजेनेसिस क्या है, जिसके बारे में तो हम बात करने वाले पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फीसेमा के बारे में। तो क्या होता है, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि जितने भी फैक्टर थे, स्मोकिंग थे, तो ये सब स्मोकिंग था, बहुत सारे एलर्जेंट के कारण थे, तो सब जितने भी ऊपर में जो दिखाए थे वो सब इटियोलॉजी के कारण क्या हुआ, जो हमारे लंग्स के जो 50% जो टिश्यूज हैं, खास करके अल्वियोलाई, वो क्या होता है, डैमेज कर जाता है। तो जिसके कारण जितने भी इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, जिसके कारण क्या हुआ, डैमेज हो गया। डैमेज होने से क्या हुआ कि जो डिसअपनिया डेवलप कर दिया, मतलब सांस लेने में दिक्कतें हो गई, एयर का कमी हो गया। तो जब लंग्स में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया, तो जिसके कारण वर्किंग उसका क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो उसी के कारण क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एम्फीसेमा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि ड्यू टू द अबव इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसके बाद का 50% लंग्स टिश्यूज बिकम्स डैमेज, उसका डैमेज है क्यों, alveoli also, और बोला गया ड्यू टू परसिस्टेंट एटियोलॉजिकल इफेक्ट द लंग्स alveoli गेट डैमेज, जितने भी ऊपर में परसिस्टेंट आपको एटियोलॉजी दिखाया गया, जिसके कारण जो लंग्स alveoli था वो क्या हुआ, डैमेज कर गया, जिसके कारण क्या डिसअपनिया डेवलप कर गया, और लास्टली क्या हुआ, डिसअपनिया के कारण एम्फीसेमा प्रोड्यूस हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड मैंने बात किया पैथोजेनेसिस के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि इसके एम्फीसेमा के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स दिया गया है। बोला गया सबसे पहले व्हीजिंग साउंड फ्रॉम द चेस्ट, जब भी सांस लेगा तो व्हीजिंग साउंड आएंगे। फिर बोला गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सांस लेने में क्या होगा, डिफिकल्टी होंगे। फिर बोला गया टाइटनेस ऑफ चेस्ट, जब भी वो सांस लेगा तो पूरा ऐसे लंबा की तरह, मतलब चेस्ट में क्या होगा, टाइटनेस आएगा। और फिर क्या होगा, डिफिकल्ट ब्रीथिंग और डिसअपनिया, उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो डेफिनेशन में बोला गया था फटीग्यू और वीकनेस, उसको थकावट लगेगी, वीकनेस महसूस होगा। और बोला गया फीवर होंगे, ये तो फीवर होगा क्योंकि क्या चीज, इन्फेक्शन के कारण है, इन्फेक्शन के कारण होगा, तो जहां भी इन्फेक्शन होंगे वहां पे क्या होगा, फीवर होगा ही। फिर बोला गया कफिंग होंगे और हेमोटाइसिस। हेमोटाइसिस मतलब क्या होता है कि जब हमारे माउथ में ब्लड आते हैं लंग्स से, उसको क्या बोलते हैं, हेमोटाइसिस बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में कि क्या क्या करेंगे। जो
तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में कि प्रिवेंशन और मैनेजमेंट। अगर किसी को एम्फेसिमा हो गया तो उसको क्या प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे और उसको मैनेजमेंट किस तरह से उसको देखभाल करेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर वो उसे स्मोकिंग करने की लत है या फिर ड्रिंकिंग करने की लत है तो उसको क्या करेंगे, स्टॉप करवाएंगे। फिर लिव इन हेल्दी प्लेस। हेल्दी प्लेस कहने का मतलब जहां का एनवायरनमेंट सही हो, भीड़ भाड़ इलाका नहीं हो, जहां पे इंडस्ट्री वगैरह में जो काम कर रहा हो, अगर सीमेंट फैक्ट्री सब में काम कर रहा हो तो वहां पर उसे नहीं रखेंगे। कहीं एक एनवायरनमेंट मतलब सेफ प्लेस पे रखेंगे जहां का एनवायरनमेंट शांत हो और प्लस वहां पे कोई भी स्मोकिंग डस्ट पार्टिकल्स वगैरह का जो एनवायरनमेंट है वो नहीं हो। फिर बात करते हैं रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। उससे हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करवाएंगे, O2 थेरेपी देंगे। ऑक्सीजन अगर उसको जैसे कि ऑक्सीजन की मात्रा मतलब सांस सही से नहीं ले पा रहा तो उसके लिए हम उसको O2 थेरेपी देंगे, मतलब बहुत सारे एक्सरसाइज करवाएंगे जैसे कि एलोम विलोम हो गया और बहुत सारे हैं जो उसे योग देंगे ताकि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद बोला गया एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। अगर उसको जब हुआ तो एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स देंगे ताकि उसको में जो इन्फ्लामेशन है हुआ होगा वो नहीं हो। फिर बात सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर बहुत ज्यादा ही मतलब घातक हो चुका है उनमें तो उसको में क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। फिर बोला गया ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन। उसको क्या करेंगे, ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन देंगे ताकि ब्रोंकियोल्स को डायलेट करे और ऑक्सीजन है उसको प्रॉपरली मात्रा में उसके लंग्स तक पहुंचे, सांस लेने में उसे दिक्कतें नहीं हो। फिर बात किया किसके बारे में, लास्टली जो है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किसके आधार पर करेंगे, उसके साइन और सिम्टम्स के आधार पर हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात किया उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे और प्रिवेंशन करेंगे जिसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि डायग्नोसिस और इवोल्यूशन किस तरह से करने वाले हैं। देखो डायग्नोसिस, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या क्या करते हैं जिसके बारे में। तो सबसे पहले क्या है, उसको हम पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे जिससे हमको पता होगा कि वो उसके बॉडी में कितने मात्रा ऑक्सीजन है, परसेंटेज हमको पता चल जाएगा। फिर स्पायरोमीटर और पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसका जो पल्मोनरी है वो फंक्शन किस तरह कर रहा है उसका हम टेस्ट करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे। चेस्ट एक्सरे को हम लोग CSR कैपिटल में लिखकर डिनोट करते हैं। फिर बोला गया एबीजी को आर्टिकल ब्लड गैसेज, मतलब हम लोग पता करेंगे कि उसके ब्लड में कितना मात्रा है ऑक्सीजन का और कितना लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे एबीजी एनालिसिस करके। फिर हम बात करते हैं ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करेंगे। तो फिर इसके बाद बोला गया CT स्कैन और MRI के द्वारा हम उसके टेस्ट करेंगे और पता करेंगे कि नहीं सही में उसे एम्फेसिमा है और क्या है जो। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरह से मैंने आपको एम्फेसिमा बताया, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।